हेलो स्टूडेंट्स, एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये है क्लास 10th का लेक्चर नंबर 10। बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर में कई सारे वीडियो हो गए, ये लेक्चर नंबर 10 है। तो बेटा एक तो ये चैप्टर खुद ही अपने आप में काफ़ी बड़ा है और इससे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन भी 12 मार्क्स के रहते हैं। बोर्ड पेपर में इसका अपना वेटेज भी बहुत है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे डेफिनेशन और न्यूमेरिकल खुद काफ़ी रहते हैं बोर्ड पेपर में। आप चाहे अनसॉल्व या मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे, मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ चुके थे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। तो इसमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक अभी बचा हुआ है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आगे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ा है, अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ ले, या न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने एक की पॉइंट्स का वीडियो बनाया था, आप उसे भी पढ़ लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। फिर भी देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n होता है। बेटा जब हम लोग अपवर्तनांक की बात करते हैं तो अपवर्तनांक आपको पता है n से इंडिकेट करते हैं, n से या कहीं कहीं पे भी म्यू से भी इंडिकेट कर देते हैं, म्यू से। ये यू नहीं म्यू है, म्यू और यू का सिंबल काफ़ी एक जैसा रहता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पे n से और अधिकतर n से और कहीं कहीं पे म्यू से भी इंडिकेट कर दिया जाता है अपवर्तनांक को। और मैंने बताया था अपवर्तनांक 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और सापेक्ष अपवर्तनांक जब 2 माध्यम दिए गए हों, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो n2/n1। इसमें मैंने बताया था जो बाद में होता है वो ऊपर रहता है और जो पहले लिखा रहता है वो नीचे रहता है। यानी ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये सापेक्ष वाला है। अपवर्तनांक मैंने बताया था, अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं, ये सापेक्ष है, ये निरपेक्ष है। निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2/n1। n2/n1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और अगर हम इसी को चाल के रूप में इंडिकेट करें, प्रकाश की चाल के रूप में या किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के रूप में, तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, अपवर्तनांक जो होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अगर प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक कम होगा। प्रकाश की चाल कहें या किसी भी माध्यम की चाल कहें, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ेगी या किसी माध्यम की चाल बढ़ेगी तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। यानी कि यहाँ पे अगर n2 लिखा है तो इसके सामने क्या आएगा? v1 आएगा, v1, और इसके सामने क्या आएगा? v2। यानी कि अगर हम चाल के रूप में बताएं तो v1/v2, अपवर्तनांक के रूप में बताएं तो n2/n1। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो n2/ दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक n2/n1। इसी चीज़ से रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। और मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड क्या बताया था? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है? हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। बिना क्वेश्चन पढ़े हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का, वायु के सापेक्ष, अभी मैंने बताया दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का, तो माध्यम तो कुछ भी हो सकते हैं, वायु जल कुछ भी हो सकता है। माध्यम के बारे में बात हो चुकी है पिछली वीडियो में हम लोगों की। तो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, मतलब वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, यानी 4/3 किसका? वायु के सापेक्ष जल का। जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3, और कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2। जब क्रमशः कह देता है तो क्रमशः के में जो पहले दिया होता है और जो बाद में दिया होता है, पहले वाले का पहला, बाद वाले का बाद वाला,
ये अगर आपको, पहली बात तो ये सब आप लोगों को पता होगी, ना पता हो तो फिर भी समझ लीजिए। क्रमशः दिया होता है तो जो पहले, जैसे जल पहले यूज हुआ है तो ये जल का अपवर्तनांक है, कांच पहले यूज हुआ है तो ये कांच का अपवर्तनांक है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। शायद अभी आपको ये बात बिल्कुल भी ना समझ में आ रही हो, लेकिन आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की भाषा थोड़ा बच्चों को समझने में कठिनाई होती है। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसके सापेक्ष किसका, इस बात में काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं बच्चे। तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को पढ़ना है, चाहे जितना भी कठिन क्वेश्चन हो। सबसे पहला काम क्या है? आपको उसे पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया गया है वो चुपचाप लिख लेना है। चुपचाप लिख लीजिए। फिर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? वायु के सापेक्ष यानी ANG, वायु के सापेक्ष जल कहाँ है तो जल को हम W से इंडिकेट करते हैं, वाटर। जल मतलब वाटर और वायु मतलब एयर, तो एयर का A और वाटर का W। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक होता है वो इधर और जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो पहले। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। ये किसका अपवर्तनांक है? जल का अपवर्तनांक है। किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष है। और फिर इसी तरह और क्या दिया है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? अब वायु के सापेक्ष कांच का क्या है तो हम क्या इंडिकेट करेंगे? ANG। कांच को इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं, तो वही कहा गया ANG, वायु के सापेक्ष एयर के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? 3/2। इतना काम हो गया। ये हमने कुछ नहीं किया, केवल जो दिया गया था वो नोट कर लिया है। उसके बाद क्या निकालना है? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है? जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष यानी कि W, जल का कांच के सापेक्ष यानी अपवर्तनांक किसका निकालना है? जल का निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है? कांच के सापेक्ष निकालना है। यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमको निकालना है, GNW निकालना है। जल का अपवर्तनांक निकालना है कांच के सापेक्ष, इंडिकेट करना आ गया। तो हमको निकालना है GNW बराबर, और मैंने अभी आपको बताया था जो बाद में होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं NW, और जो पहले होता है उसको अपान में लिखते हैं NG, और इनके आगे A चुपचाप हमें लगा देना है। इनके आगे चुपचाप A हमको लगा देना, यानी कि GNW बराबर क्या होगा? ANW अपान ANG, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और देखिए आपको ANW और ANG दिए गए हैं। ANW का मान कितना है? 4/3 अपान ANG का मान कितना है? 3/2। और आपको पता है, क्या पता है? जब हम अपान हटा के इंटू का सिंबल लगाते हैं तो संख्या चेंज हो जाती है। ये 3/2 थी तो 2/3 हो जाएगा। अब इनका सामने सामने गुणा करा दीजिए तो GNW का मान कितना है? ये जो G और W होते हैं ये N के सफिक्स में होते हैं। N के बराबर नहीं लिखना है कि आप GNW लिख दो, ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? GN
डब्लू ये सफिक्स में होते हैं। कैसे होते हैं? सफिक्स में, नीचे दिए हुए होते हैं। तो जी एन डब्लू बराबर क्या आएगा? 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आ गया? 8/9। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बच्चों को केवल इसकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है। लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है तो उसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको बहुत ही मतलब कि समझें कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। अगर आपने इतनी चीज़ें, ये 2 चीज़ें समझ ली कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है, तो आपकी समस्या खत्म, आपकी समस्या वहीं पे खत्म। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। अब हमको जल का अपवर्तनांक निकालना था कांच के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष बोलता है उसको पहले लिखते हैं और जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसको बाद में लिखते हैं। बाद में पहले सापेक्ष और जिसका अपवर्तनांक हो। फिर जब फॉर्मूला लगाते हैं तो जो बाद में दिया होता है उसको ऊपर, जो पहले दिया होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो जी एन डब्ल्यू बराबर ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी। जी एन डब्ल्यू बराबर 8/9 वैल्यू रख दी, गुणा कर दिया, सॉल्व हो गया। तो सारी दिक्कत फॉर्मूले तक ही आती है। उसके बाद अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आप पहले दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़िए। अब आपने ये पहला क्वेश्चन किया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करना है। आप ट्राई कीजिए, उसके बाद करिए। उसके बाद जो मैं करा रही हूँ उसके बाद देखिए आपने कहाँ तक समझा और किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, आप वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः। अब इसमें एक चीज़, इस सवाल में ये नहीं कहा कि किसके सापेक्ष है। इस सवाल में क्या नहीं कहा है कि जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है। जब किसी क्वेश्चन में ये ना कहे, जब किसी क्वेश्चन में ये ना कहे कि किसके सापेक्ष है, तो हम अपने मन से वायु के सापेक्ष मान लेंगे। तो हम अपने मन से वायु के सापेक्ष मान लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कहा जल का अपवर्तनांक 1.35 और इसमें ये नहीं कहा है कि किसके सापेक्ष है। तो जब सापेक्ष नहीं कहेगा तो हम क्या करेंगे? वायु को अपने मन से मान लेंगे। क्यों? क्योंकि वायु तो सभी जगह है, वायु तो हर माध्यम में है, तो वायु के सापेक्ष ही हम मान लेते हैं। जब किसी के सापेक्ष कहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना कहे तो वायु के सापेक्ष मान लेते हैं। तो हम लिख लें जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कहाँ है? कितना? 1.35, यानी कि NW दिया है। NW जल का अपवर्तनांक, और इसमें ये नहीं कहा किसके सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि ये वायु के सापेक्ष है। वायु के सापेक्ष क्यों मानते हैं? क्योंकि वायु तो सभी जगह है, वायु सभी मीडियम में है। फिर कहा है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, यानी Ng दिया है। ये कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.50। इसको भी हम एयर के रिफ्रैक्ट में मान लेंगे, एयर के रिलेशन में मान लेंगे। Ang बराबर 1.50। और हमको निकालना क्या है? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि NW निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है? कांच के सापेक्ष निकालना है। यहाँ पे भी जल का अपवर्तनांक दिया गया है, लेकिन ये किसके सापेक्ष है? ये वायु के सापेक्ष है। और हमको यहाँ किसके सापेक्ष निकालना है? कांच के सापेक्ष निकालना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक GNW बराबर, अब मैंने आपको क्या बताया?
जो बाद में दिया होता है उसको ऊपर लिखते हैं NW, जो पहले दिया होता है उसको बाद में लिखते हैं NG। ANW ANG, ANW की वैल्यू कितनी है 1.35, ANG की वैल्यू कितनी है 1.50। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं, तो हमको ऊपर नीचे 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव दशमलव कट गया। भाग दे दीजिए अब। आ गया 9/10। कितना आ गया 9/10। GNW बराबर आ गया 9/10। इसको हम चाहे 10 का भाग दे दें, 10 का भाग दे दें, पॉइंट में निकाल लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अपान में भी लिखा रहने दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन आपके मिरर से रिलेटेड हो गए, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको करा दिया गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दिया गया। अभी इसी में एक क्वेश्चन और है जिसमें प्रकाश की चाल का यूज होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, इतना काम करिए आप। और देखिए, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, इसके पहले जो आपने न्यूमेरिकल किए उसमें अपवर्तनांक पूछा है, कहा है अपवर्तनांक, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रकाश की चाल कह रहा है। तो फॉर्मूले भी आपको 2 प्रकार के पढ़ाए गए हैं, एक अपवर्तनांक वाले, एक प्रकाश की चाल वाले। तो सबसे पहला काम, आपको फार्मूले के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है चुपचाप उसे लिख लीजिए। वायु में प्रकाश की चाल, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक बार में आपको कुछ नहीं समझ में आया, दूसरी बार फिर से पढ़िए। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल ये है, कांच में प्रकाश की चाल ये है। लिख लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और शायद आपको वायु में प्रकाश की चाल का सिंबल पता है, C होता है। वायु में प्रकाश की चाल कहें या निर्वात में प्रकाश की चाल कहें, पढ़ा है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये वैल्यू कभी कभी दी जाती है, इसमें तो दे दी गई, कभी कभी नहीं भी दी जाती, तब भी ये हमको याद रखनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और जल में, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमको निकालना क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG निकालना है। अब देखिए, अगर इसमें प्रकाश की चाल ना दी गई होती तो हम AG/AN कर देते, AG/NA कर देते वायु का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक, लेकिन यहाँ पे प्रकाश की चाल दी गई है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल
बटे कांच में प्रकाश की चाल। जब आपको सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाए गए हैं तब पढ़ाया गया है वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो कौन सा माध्यम? जो माध्यम आपको क्वेश्चन में दिया गया हो। यहाँ पे कोई माध्यम क्या दिया गया? कांच दिया गया है। अगर कांच न दे देता, जल दे देता, तो हम यहाँ पे कौन से प्रकाश की चाल लेते? जल की प्रकाश की चाल लेते। तो क्वेश्चन में दिया जाएगा किसकी चाल लेना है। वायु में, कांच में प्रकाश की चाल। जब आपने निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा था तब ये फॉर्मूला मैंने बताया था। वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। आपको अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, जो अपवर्तनांक होते हैं और जो चाल होती है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे हमको ANG निकालना है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक घटेगा, चाल घटेगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती यही तो मतलब हुआ। जैसे आप टीवी देखेंगे तो पढ़ाई में कमज़ोर होंगे, पढ़ाई में टीवी कम देखेंगे तो पढ़ाई में थोड़ा अच्छे होने के चांसेस हैं अगर पढ़ोगे तो। चलिए, जैसे ANG दिया है, ये तो चाल के रूप में ऐसे हो गया। सपोज अगर अपवर्तनांक दिया गया होता तो हम लिखते NG/NA लिखते, लेकिन यहाँ पे चाल दिया गया है तो हम अब लिखेंगे VA/VG। VG का मतलब कांच में प्रकाश की चाल, VA का मतलब वायु में प्रकाश की चाल। चाल को हम V से इंडिकेट करते हैं, अपवर्तनांक को हम N से। इन दोनों में उल्टा संबंध होता है, यानी कि ये फॉर्मूला था तो मैंने बताया था, जो G होता है वो जो बाद में हुआ वो ऊपर, जो पहले हुआ वो नीचे। और जब हम चाल की बात करते हैं तो जो पहले दिया है वो ऊपर, जो बाद में दिया है वो नीचे। उल्टा संबंध समझ में आ गया? ये बात समझ में आई कि नहीं? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अगर अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो ये बाद वाला ऊपर और पहले वाला नीचे। अगर हम चाल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो पहले वाला ऊपर और बाद वाला नीचे। ये तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझने के लिए हो गया, बाकी ये कोई इतना कठिन फॉर्मूला नहीं है। एक दो बार जैसे ही आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी है? 3 × 10⁸ कांच में प्रकाश की चाल कितनी दी है? 2 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ कट गया, 10⁸ कट गया, आंसर आ गया 3/2। भाग दे दीजिए 1.5। ANG कितना आ गया? 1.5 आ गया। यही आंसर है, यही आंसर है। तो जब चाल के रूप में कहेगा तो वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। जब चाल कहे, जब क्वेश्चन में आपको चाल दे दिया गया, क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अपवर्तनांक दिया है कि चाल दिया है। अपवर्तनांक दिया होगा तो ये पहले ये बाद में, NG/NA। और अगर चाल कहा है तो चाल में हम क्या करेंगे? वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम, जो माध्यम दिया गया हो। जैसे यहाँ कांच दिया गया है तो कांच में प्रकाश की चाल, जल दिया होता जल में प्रकाश की चाल, और कोई माध्यम दे देता तो और किसी माध्यम प्रकाश की चाल लगा देते। ये तो आपको दिया ही जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आप इमेज के रूप में देख लीजिए। स्नेल नियम से रिलेटेड है। स्नेल नियम क्या होता है? आपने रिफ्रैक्शन के नियम पढ़े हैं, अपवर्तन के नियम 2 नियम पढ़े थे, sin I बटे sin R। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, पढ़ा था। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, और ये कोई ऐसे वैसे न्यूमेरिकल नहीं है। ये सारे न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये पिछले वर्ष के क्वेश्चन हैं जो 2015, 14, 17, 18, 19 जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वही क्वेश्चन करा रहे हैं। ये कोई हल्के क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में भी, होम एग्ज़ाम में भी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये लाइट रे आई, रिफ्रैक्ट हुई, टेढ़ी होकर इधर चली गई, अविलंब से दूर हट गई। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम B है। ये A माध्यम है, ये B माध्यम। हमको A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक निकालना है। A के सापेक्ष B का, इसका अपवर्तनांक निकालना है इसके सापेक्ष।
और ये कोण हमको दिया गया है, ये कोण हमको दिया गया है। आप सबसे पहले हमको आपतन कोण की परिभाषा बताइए। आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब, नॉर्मल, नॉर्मल या इसे ही हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये है अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। ये थोड़ी ना होता है आपतन कोण। ये जो कोण दिया गया है 60 डिग्री, ये आपतन कोण नहीं दिया गया है। आपतन कोण क्या होता है? इन दोनों के बीच में बने हुए कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये अभिलंब के बीच में नहीं बन रहा है। और ये जो कोण है, ये भी अभिलंब के बीच में नहीं बन रहा है। इसमें अपवर्तन कोण क्या होगा? ये होगा। यानी कि ना तो आपको आपतन कोण दिया गया है, ना तो अपवर्तन कोण दिया गया है। ये दो आपको ऐसे ही कोई एंगल दे दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। लेकिन आपको पता है जो अभिलंब से पूरा कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। टोटल एंगल 90 डिग्री का होता है, ये टोटल 90 डिग्री होता है। वही लाइन, जो लाइन 90 डिग्री पे होती है उसे तो हम अभिलंब बोलते हैं। तो अगर हम टोटल में से 60 घटा दें तो ये पता चल जाएगा। टोटल में से 60 माइनस कर दें तो ये पता चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं? ये पूरा भाई 90 डिग्री है, पूरा कोण 90 डिग्री है और इतना 60 डिग्री है। तो 90 में से हम 60 घटा दें तो ये इतना पता चल जाएगा। यही हमको निकालना है। यानी आपतन कोण बराबर आपतन कोण एंगल आई बराबर 90 माइनस 60 डिग्री। 90 में से 60 घटाओ, 30 डिग्री आया। यानी आपतन कोण कितना आया? 30 डिग्री। अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल, अपवर्तन कोण को काहे से इंडिकेट करते हैं? आर से। ये क्या होगा? ये इस, अगर हम इस पूरे में से, ये पूरा 90 है, इस पूरे में से इतना घटा दें, पूरे में से इतना घटा दें, इतना, तो ये हमको पता चल जाएगा। तो वही करेंगे, 90 माइनस 45 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये कितना है? एंगल आर कितना है? 45 डिग्री। अब हमको स्नेल का नियम लगा देना है। आपने पढ़ा था स्नेल का नियम, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा को क्या बोलते हैं? साइन। आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। और नियतांक क्या था? n था। इस नियतांक को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। और माध्यम a के सापेक्ष b का अपवर्तनांक, b का अपवर्तनांक a के सापेक्ष, b का अपवर्तनांक a के सापेक्ष। पहले माध्यम सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर। ANB बराबर साइन 30 डिग्री अपान साइन 45 डिग्री। ANB बराबर, अब यहाँ आ गया साइन 30 साइन 45। तो बेटा ये जो साइन 30 और साइन 45 है, ये आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं और इनकी वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी इन मैथ में आपको इनकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, 1/2। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। और कभी कभी क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको गिवन भी होती हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें ये वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसका मतलब आपको ये याद करना। और जब आप मैथ पढ़ेंगे तो उसमें इन वैल्यू का इतना ज़्यादा यूज है, इनसे रिलेटेड इतनी सारी एक्सरसाइज दी गई हैं कि आपको क्वेश्चन करते करते ही ये याद हो जाएंगे। और अगर याद नहीं हुई तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन करना है तो इनको याद करना पड़ेगा, या हम ये कहें क्वेश्चन करते करते ये याद हो जाएंगे। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। यही वैल्यू यहाँ पे रख देना है, 1/2 बटे 1/√2। तो आपको पता है जब डिवाइड से इनटू में चेंज होता है सिंबल तो संख्याएं
चेंज हो जाती हैं। 1/2 गुणे √2/1, 1/√2 था तो √2/1 हो गया, तो आ गया √2/2। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इधर थोड़ा सा बचा है, √2/2 आया। आपको पता है 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। 2 बराबर √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? √4 आएगा, और √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो मैंने यही तो कहा, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। वही हम करेंगे। यहाँ पे बटे में 2 था तो हम इस 2 को लिख देंगे √2 गुणे √2। √2 से √2 कट जाएगा और आ जाएगा 1/√2, 1/√2 आंसर आ जाएगा। यही अब आपका अपवर्तनांक है, यही आपका अपवर्तनांक है। ऐसे क्वेश्चन फिगर, ऐसे ही फिगर बना हुआ था, ये वैल्यू दी गई थी आपको। माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक निकालना था, तो इसमें कौन सा रूल लगा? स्नेल का नियम। अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नेतांक होता है। और वो नेतांक क्या है? वो नेतांक है हमारा अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो ये इसका आंसर आ गया।